नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेपीएससी एस्पिरेंट में। यह एग्जाम ओरिएंटेड डेली करंट अफेयर्स जहां हम यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरईएस, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करते हैं। यहाँ हम हर खबर के साथ समझेंगे कि वह आपकी परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और उसे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो इसमें देखते हैं पहला क्या है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 तथा परीक्षा सुधार कार्यबल। 27 जुलाई 2026 को संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल्स 2026 पर चर्चा के लिए अंतिम सहमति बन गई। यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं तथा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट में यह प्रश्न पत्र लीक तथा संगठित धांधली रोकने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद संसद में इस विस्तृत बहस हेतु 6 घंटे का समय नियत किया गया है। आगे देखते हैं इसमें। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय परीक्षा सुधार कार्यबल के गठन की घोषणा की है। ये याद रखेंगे आप, नंदन नीलेकनी, ये आप 4 स्टार लगाइए इसको। ठीक है। सरकार ने बिहार और असम में हालिया छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्ज की गई प्राथमिकी यानी एफआईआर को वापस लेने तथा त्वरित न्यायालयों फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने का भी आश्वासन दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राउस एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश गुरोवर बली, ये भी याद रखेंगे, गुरोवर बली, ये भी आप 4 स्टार लगाइए। इन मामलों की सुनवाई हेतु विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट जज नियुक्त किया गया है। भारत में सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षा की अखंडता तथा पारदर्शिता पिछले कुछ वर्षों से संगठित गिरोहों, डमी परीक्षार्थियों तथा डिजिटल हैकिंग के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुई। वर्ष 2024 में संसद द्वारा मूल सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार की परीक्षा एजेंसियों जैसे यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीए, आईबीपीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर रोक लगाना था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हालिया नीट और अन्य राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षाओं में पर्चा लीक की घटनाओं के उपरांत सार्वजनिक विश्वास को बहाल करने हेतु वर्ष 2026 में इस कड़े संशोधनों की आवश्यकता महसूस की गई। संशोधन विधेयक में सजा की अवधि को 3 से 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष तथा जेल तथा जुर्माने की राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये तक कर दिया है। संगठित अपराध की स्थिति में न्यूनतम 7 वर्ष की कठोर कैद का प्रावधान किया गया है। साथ ही आरोप पत्र दाखिल होने के 3 माह के भीतर मुकदमे के निपटारे हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट और विशेष जांच दल के गठन की बात कही गई है। ठीक है। तो देखिए इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये चीज़ें हाईलाइटेड है अभी, तो ये कोई भी एग्जाम में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं आने के। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। स्टैटिक जीके से अगर इसका लिंक करें तो मूल अधिनियम में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 ये पूछ सकता है कि सबसे पहले ये कब आया था और इसका संशोधन करके कब इसको फिर से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। तो अभी ये 2026 में इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है। और ये सज़ा की अवधि जो था पहले कितना था अब कितनी हो गई वो भी याद रखेंगे। तो जेल की सज़ा 10 वर्ष तक, जुर्माना 50 लाख से 10 करोड़, 2 माह में जाँच पूर्ण करने की समय सीमा भी निर्धारित की गई है। संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 315 से 323 संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 21 शिक्षा व आजीविका का अधिकार देता है। उच्च स्तरीय कार्यबल अध्यक्ष में नंदन नीलेकनी, सह संस्थापक इन्फोसिस और पूर्व अध्यक्ष हैं यूआईडीआई के। संबंध निकाय क्या क्या है यहाँ पे इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार और पुलिस अत्याचार पर निर्णय। अभी आपने देखा कि जो जंतर मंतर में जो लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा की गई थी, तो उसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है। तो क्या वर्डिक्ट है देखते हैं हम लोग। 27 जुलाई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले 3 न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची, न्यायमूर्ति वी मोहन शामिल है, नई दिल्ली के जंतर मंतर तथा बिहार के सिवान और पटना में छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई पुलिस बर्बरता तथा गोलीबारी पर सुनवाई की राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि भारतीय संविधान के तहत शांतिपूर्ण और विरोध का अधिकार, राइट टू पीसफुल एंड लॉफुल प्रोटेस्ट, पूर्णतः सुरक्षित।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल आंदोलन होने के आधार पर पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग या हिंसा नहीं की जा सकती। अदालत ने विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने हेतु अखिल भारतीय मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि प्रोटोकॉल तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि वर्दीधारी पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारी दोनों की सुरक्षा एवं अधिकार समान रूप से महत्वपूर्ण है। अब इसके बैकग्राउंड को अगर हम लोग देखा जाए तो 2026 में परीक्षा लीक विरोधी व्यापक छात्र आंदोलन के दौरान नई दिल्ली के जंतर मंतर पर रबर की गोलियों यानी कि इसको पेलेट गन का उपयोग तथा बिहार के सिवान जिले में 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा AK-47 राइफल से अंधाधुंध हवाई फायरिंग किए जाने की घटना सामने आई। इसमें कई निर्दोष नागरिक और छात्र घायल हुए हैं। इसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों का अधिकार तथा पुलिस सुधारों पर बहस छिड़ गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का ये नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(1) का बी शांतिपूर्ण और बिना शस्त्रों के सम्मेलन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। हालांकि ये अधिकार अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत लोक व्यवस्था तथा भारत की संपूर्णता अखंडता के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में रामलीला मैदान वाकया 2012 तथा मजदूर किसान शक्ति संगठन भारत संघ 2018 भी विरोध प्रदर्शन के अधिकार को लोकतंत्र का आधार स्तंभ घोषित किया है। तो ये चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। और ये जो आपका यहाँ पे ये जो आर्टिकल दिया गया है, ये जो आर्टिकल आपको इसको आप जो है कभी भी अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ आप इसको रिलेट करके इसको एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो। ठीक है, वहाँ आपका नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं स्टैटिक जीके में अनुच्छेद 19(1) का ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 19(1) का ये कि इसको जो निर्बंधन लगाता है ये अनुच्छेद 19 का 2 जो है इसका ये अपवाद है। ठीक है, इसमें बताया गया कि कौन कौन से जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको है, लेकिन क्या क्या आप भाषा का यूज नहीं कर सकते उस पर ये प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 19(1) का बी, ठीक है, इसके तहत है 19 का 3 के तहत इसमें प्रतिबंध लगाती है। अनुच्छेद 19 में जाने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो इसमें भी आप जब आंसर राइटिंग आप करें तो उसमें भी आप अनुच्छेद 21 को आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि इसके तहत हमको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध लाठीचार्ज करके हमें मार ही डालिए। ठीक है, ये एक और आप याद रखेंगे इसको। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला जो है 2006 का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस सुधारों हेतु जारी 7 बाध्यकारी निर्देश दिए गए थे। तो ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप मतलब याद रखेंगे इसको। और जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो इसको जरूर आप यूज करें। पुलिस विषय है 7वीं अनुसूची की सूची 2 राज्य सूची का विषय संख्या 1 में है। शीर्ष अदालत का निर्देश है अखिल भारतीय विरोध प्रबंधन प्रोटोकॉल की अनिवार्यता संबंध ऐतिहासिक निर्णय क्या है। प्रकाश सिंह केस, अनुराधा भाषणी केस और हिम्मत लाल केस। देखिए ये केसेस जब भी आप पॉलिटी में आंसर राइटिंग करेंगे ना, और जो इससे रिलेटेड अगर होगा तो इसको अगर आप यूज करेंगे तो आपका आंसर राइटिंग औरों से अलग दिखेगा। तो इसको आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध कानून और निर्वाचन और सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस 27 जुलाई 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार का नोटिस जारी किया। इस याचिका में भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची की व्याख्या और उनके कथित दुरुपयोग की चुनौती दी गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि वर्तमान कानूनी व्याख्या का लाभ उठाकर गुट अथवा छोटे समूह दल विरोधी कानून के प्रावधानों से बच निकलते हैं तथा अन्य राजनीतिक दलों में विलय कर लेते हैं। इसमें चुनाव में मिले जनमत को बदलकर बहुमत को अल्पमत में तथा अल्पमत को बहुमत में बदल दिया जाता है। यह मामला वर्ष 2022 में गोवा विधायक विलय प्रकरण तथा महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक विभाजन विवाद से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। भारत में राजनीतिक अस्थिरता तथा विधायकों की आयाराम तथा गयाराम संस्कृतियों को समाप्त करने के लिए वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगाएंगे इसको आप। ठीक है, इसके तहत किसी दल के टिकट पर चुने गए सदस्य द्वारा अपनी स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ने या दल के व्हीप के विरुद्ध मतदान करने पर अयोग्यता का प्रावधान है। ठीक है, लेकिन आप अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है। प्रारंभ में मूल कानून में किसी दल के 1/3 सदस्यों के अलग होने पर विभाजन को मान्यता दी गई थी, परंतु राजनीतिक दुरुपयोग रोकने के लिए 51वां संविधान संशोधन विधिनियम 2003, ये भी याद रखेंगे, द्वारा विभाजन के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया और
केवल 2/3 सदस्यों के विलय को ही संरक्षण दिया गया। हालांकि हाल के वर्षों में देखा गया कि 2/3 सदस्य मूल दल से अलग होकर किसी अन्य सत्ताधारी दल में विलय कर लेते हैं, जिससे मूल दल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कियोतो होलोहान बनाम जचीलू मामला 1992 ये भी याद रखेंगे, माना था कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो आप इसको जुडिशियल रिव्यू में भी इसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1985 में, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। दल बदल के आधार पर आयोग्यता का नियम बनाया गया था। 51वां संविधान संशोधन आया 2003 में। 1/3 विभाजन को रद्द कर दिया गया और वहाँ पे 2/3 सदस्यों का विलय को वैध माना गया है, ठीक है। आयोग्यता का निर्णयकर्ता कौन होंगे? तो संबंध सदन का पीठासीन अधिकारी कियोतो होलोहान केस के अनुसार यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अयोग्यता का अपवाद क्या है? यदि किसी राजनीतिक दल का 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में विलय करने का निर्णय ले लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शहरी सहकारी बैंकों का लाइसेंसिंग ढांचा तथा सहकारी मंत्रालय की पहल। 27 जुलाई 2026 को सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के सचिव आशीष कुमार भूटानी, याद रखेंगे, आशीष कुमार भूटानी ने एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक के साथ देश के प्रत्येक शहर तथा जिले में नए शहरी सहकारिता बैंकों अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हेतु नए लाइसेंस जारी करने की नीति खोलने के लिए निरंतर बातचीत कर रहा है। इस अवसर पर आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक सतीश के मराठे तथा आर्थिक सलाहकार परिषद के संयुक्त सचिव के त्रिपाठी द्वारा सह लिखित पुस्तक कोऑपरेटिव मैनेजमेंट द इंडियन पर्सपेक्टिव, याद रखेंगे पुस्तक का नाम, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आप इसको 4 स्टार लगाए, ठीक, का विमोचन किया गया। आरबीआई निदेशक ने उजागर किया कि वर्तमान में भारत में मौजूदा 1450 शहरी सहकारी बैंकों में से लगभग 1100 बैंक केवल 3 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में केंद्रित हैं, जबकि देश के सैकड़ों जिलों में एक भी यूसीबी उपलब्ध नहीं है, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उपलब्ध नहीं है। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये है कि 1450 बैंक है, उसमें से 1100 बैंक 3 राज्यों में केंद्रित हैं और बाकी जो बचा यानी कि 350 जो बचा ये पूरे देश में लागू है, 3 राज्यों के अलावा पूरे देश में, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड देखते हैं। भारत में शहरी सहकारी बैंक प्राथमिक सहकारी बैंक होते हैं जो मुख्य रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योगों, छोटे व्यापारियों तथा मध्यम आय वर्ग को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। यूसीबी का दोहरा नियंत्रण एक ऐतिहासिक समस्या रहा है, जिसमें बैंकिंग संबंधी कार्यप्रणालियों को आरबीआई नियंत्रित करता है तथा पंजीकरण व प्रशासनिक कार्य सहकारिता समितियों के रजिस्ट्रार अथवा बहुराज्य सहकारिता समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को द्वारा देखा जाता है। वर्ष 2020 में बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 में जो बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम लागू करके यूसीबी पर आरबीआई के पर्यवेक्षी और विनियमन अधिकारों को अत्यधिक मजबूत किया गया। एन.एस. विश्वनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई ने यूसीबी को संपत्ति आकार के आधार पर 4 स्तरीय संरचना में विभाजित किया है। ये याद रखेंगे कौन सा कमेटी था, तो एन.एस. विश्वनाथन समिति के अनुसार। तो टीयर 1 में है 1000 करोड़ तक जमा डिपॉजिट होना चाहिए। टीयर 2 में 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक जमा, और टीयर 3 में 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक जमा, और टीयर 4 में 10,000 करोड़ से अधिक जमा। आगे देखते हैं हम लोग। संबंध मंत्रालय कौन है? तो सहकारिता मंत्रालय है और इसकी स्थापना जुलाई 2021 में प्रथम मंत्री गृह मंत्री जो है अमित शाह उनके द्वारा। नियामक निकाय कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई अधिनियम 1934 स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण यूसीबी के लिए कुल समायोजित निवल बैंक तथा 75% पीएसएल हेतु अनिवार्य है। अनुपात आप देख लीजिए। फिर अम्ब्रेला संगठन नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिल्ली का मॉर्फोलॉजिकल रिच क्षेत्र संरक्षण और पर्यावरण मानदंड। 27 जुलाई 2026 को दिल्ली रिच प्रबंधन बोर्ड की स्थायी समिति ने दिल्ली के बसंत कुंज स्थित B1 ब्लॉक में एक लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट द्वारा परिस्थिति रूप से संवेदनशील मॉर्फोलॉजिकल रिच पर व्यापक अवैध खुदाई तथा चट्टानों के कटाव की जांच हेतु वन विभाग के 10 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। उप राज्यपाल जो हैं
तरनजीत सिंह संधू, ये याद रखेंगे, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में गठित इस विशेष पैनल ने निरीक्षण के दौरान पाया कि बेसमेंट निर्माण के नाम पर अनुमोदित सीमाओं से अधिक गहरी खुदाई की गई है तथा रिज संरचना को अस्थायी नुकसान पहुंचाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैर अधिसूचित मार्फोलॉजिकल रिज क्षेत्रों को भी अधिसूचित रिजर्व फॉरेस्ट के समान ही कानूनी और पर्यावरणीय संरक्षण प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली रिज अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तरी विस्तार है जो लगभग 1500 मिलियन वर्ष पुराना भूगर्भिक ढांचा है। यह दिल्ली के लिए हरे फेफड़े तथा थार रेगिस्तान की ओर से आने वाली धूल भरी हवाओं के खिलाफ एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। दिल्ली रिज को प्रशासनिक रूप से 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: उत्तरी रिज, मध्य रिज, दक्षिणी केंद्रीय रिज तथा दक्षिणी रिज। मार्फोलॉजिकल रिज उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो तकनीकी रूप से अधिसूचित आरक्षित वन सीमाओं के बाहर स्थित है, परंतु उनकी भूगर्भिक, शारीरिक और पारिस्थितिक विशेषताएं अरावली रिज जैसी ही है। एमसी मेहता बना भारत संघ, ये याद रखेंगे। तथा अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि इन क्षेत्रों में बिना रिज मैनेजमेंट बोर्ड तथा शीर्ष अदालत की अनुमति के कोई भी व्यावसायिक या आवासीय निर्माण कार्य नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अरावली आयु विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं में से एक है जो प्री कैम्ब्रियन काल की है। उच्चतम शिखर गुरु शिखर है जो 1722 मीटर माउंट आबू राजस्थान में है। संरक्षण अधिनियम में भारतीय वन अधिकार अधिनियम 1927, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तथा दिल्ली वन नियम। संबंधित अभ्यारण्य कौन है? असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य जो दिल्ली हरियाणा के सीमा पर स्थित है। दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड का स्थापना 1995 में। सर्वोच्च न्यायालय संचालित बोर्ड दिल्ली के रिज क्षेत्र का सर्वोच्च संरक्षक है। अधिनियम व नियम पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के तहत पूर्ण पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य है। भौगोलिक सीमा क्या है? गुजरात के पालनपुर से राजस्थान और हरियाणा होती हुई दिल्ली लगभग कितना 692 किलोमीटर तक ये विस्तृत है। नेक्स्ट है संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती समारोह तथा समरसता संकल्प अभियान। 29 जुलाई 2026 से उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सिर गोवर्धनपुर संत गुरु रविदास जी का जन्म स्थान। 15वीं शताब्दी के महान संत और कवि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 7 माह लंबे श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत 5 अक्टूबर 2026 को पंजाब के जालंधर से एक भव्य समरसता यात्रा प्रारंभ होगा। यह याद रखेंगे, पंजाब के कहाँ से? जालंधर से, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश से होते हुए 8 नवंबर को वाराणसी पहुंचेगी। इस यात्रा के दौरान सिर गोवर्धनपुर की पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों को देश भर के विभिन्न राज्यों और गांवों में ले जाया जाएगा। अभियान के समापन 20 फरवरी 2027 को गुरु रविदास जयंती के अवसर पर होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन कौन से स्टेट से गुजर रहा है ये भी याद रखेंगे। पहला जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होगा। अगर आप इसको मैप में देखना चाहें तो मैं यहीं पे मैप बना दे रहा हूँ, आप वहाँ पे देखें। ये ठीक है, तो यहाँ जम्मू कश्मीर यहाँ से स्टार्ट होगा। जम्मू कश्मीर के बाद आपका हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा उत्तराखंड, यहीं पे उत्तराखंड, उसके बाद आ जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ आपका यहाँ पे इधर हरियाणा, फिर यहाँ से ये आपका या दिल्ली। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ एमपी, उसके बाद फिर यहाँ से वाराणसी। ठीक, ये याद रखेंगे पहले। यहाँ पे ये आपका कश्मीर, ठीक, ये हिमाचल प्रदेश, ये आपका आ जाएगा उत्तराखंड, ये आपका आ जाएगा चंडीगढ़, उसके बाद ये आपका फिर हरियाणा, फिर ये आपका दिल्ली, ठीक, फिर ये आपका एमपी एंड फिर ये यूपी। ठीक है, इतना को याद रखिए। संत गुरु रविदास 14वीं से 15वीं शताब्दी भक्ति आंदोलन के निर्गुण धारा, याद रखेंगे कौन से धारा से संबंधित है ये? भक्ति आंदोलन के निर्गुण धारा। क्योंकि अभी यूपीएससी का अगर आप क्वेश्चन को देखे होंगे तो कुछ इसी प्रकार से थोड़ा अंदर डीप घुस के वो क्वेश्चन को पूछ रही है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। वो निर्गुण धारा के एक महान संत
कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर। उन्होंने जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के विरुद्ध मुखर आवाज उठाई तथा ऐसे समाज की कल्पना की जहां कोई भूख, दुख या भेदभाव ना हो। उनकी इस आदर्श सामाजिक अवधारणा को बेगमपुरा बेगमपुरा कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संत रविदास जी 41वें पवित्र पद भजन सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ये आपको 5 स्टार लगाइए इसको। में संकलित है। वे मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु भी थे, माने जाते हैं। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते हैं। कौन? संत रविदास जी। पंजाब के 2 अच्छे जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, नवानशहर तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गुरु रविदास जी की अनुयायियों की विशाल जनसंख्या निवास करती है। डेरा सचखंड, बल्ला, जालंधर रविदासिया समुदाय के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र हैं। आगे आप देखेंगे कालखंड और उसकी धारा। 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के निर्गुण भक्ति की धारा में थे। दर्शनीय अवधारणा क्या है? बेगमपुरा, उदात, दुख रहित, समतामूलक समाज की अवधारणा। ठीक है, उदात, दुख रहित, समतामूलक समाज की अवधारणा। धार्मिक ग्रंथों में योगदान क्या है? 41 शब्द या पद श्री गुरु ग्रंथ साहिब। 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित है गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। प्रमुख शिष्य कौन थे? मीराबाई मेवाड़ की महारानी थी तथा झीला रानी। ये भी याद रखिए। मीराबाई तो आप लोगों को पता है, बट झीला रानी ये नहीं पता होगा, तो इसको भी याद रखिए आप। प्रमुख तीर्थ स्थल है श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। आप वहाँ पे वाराणसी घाट में जाइएगा तो वहाँ भी आपको देखिएगा कि गुरु रविदास जी का वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। चलिए हम लोग आप क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है इसमें। तो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस विधेयक के तहत संगठित अपराध की स्थिति में न्यूनतम 7 वर्ष की कठोर कैद तथा 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो पहला देखिए कि ये सही था। 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का प्रावधान किया गया था। 7 वर्ष से लेकर 10 साल तक, ये सही है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आरोप पत्र दाखिल होने के 3 माह के भीतर सुनवाई पूरी करने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो हमारे तीनों कथन हमारा सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत विरोध करने का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको थोड़ा सा जी। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत एक मौलिक अधिकार है, तो ये सही है। यह अधिकार पूर्ण है, एब्सोल्यूट है और इस पर राज्य कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ये गलत है। 19(2) के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रकाश सिंह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पुलिस सुधारों और बल प्रयोगों के दिशा निर्देश से संबंधित है। हाँ, यहाँ पे 7 दिशा निर्देश दिए गए थे, उससे संबंधित है। तो 1 और 3 मेरा सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। 10वीं अनुसूचित दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? ठीक है, तो इसमें असत्य कौन है? इसे मानव संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, ये सही है। 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 1/3 सदस्यों के पृथक विभाजन को दी गई कानूनी मान्यता समाप्त कर दी गई और इसमें कितना दिया गया था? 2/3। अधिक किसी दल में कम से कम आधा सदस्य किसी अन्य दल में विलय करते हैं तो उन्हें अयोग्यता से छूट प्राप्त है, ये गलत हो गया। 1/2 नहीं था, 2/3 है। अयोग्यता के संबंध में पीठासीन अधिकारी का निर्णय की हो तो होलोहान केस के अनुसार न्यायिक समीक्षा के अधीन है, तो ये भी सही है। ये भी सही है, हमारा ये गलत है, तो असत्य कथन ही पूछा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। भारत में शहरी सहकारी बैंकों ठीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई की NS विश्वनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर यूसीबी को जमा के आधार पर 4 स्तरीय संरचना में बांटा गया था, बिल्कुल ये सही आंसर है आपका। सॉरी, ये कथन सही है। यूसीबी के लिए अपने कुल समायोजित निवल बैंक 75% का हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र के रूप में देना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये भी सही है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 2020 के माध्यम से यूसीबी पर आरबीआई के नियमन को समाप्त कर पूरी तरह से राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है, नहीं, राज्य सरकार को नहीं सौंपा है। ठीक है, तो हमारा 1 और 2 हमारा सही हो रहा है, तो कौन हमारा हो जाएगा? ये आंसर सही हो जाएगा। मॉर्फोलॉजिकल रीच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही वर्णन है? यह केवल समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति संरचना है। ठीक है,
कौन सा कथन सही वर्णन है? तो ये सही है। यह अधिसूचित वन सीमाओं के बाहर का वह क्षेत्र है जो भूगर्भीय और पारिस्थितिक रूप से रीछ के समान गुण रखता है। सॉरी, ये गलत है, ये समुद्री तटीय क्षेत्रों का नहीं। ये हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के संत गुरु रविदास जी के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। संत रविदास जी निर्गुण भक्ति के धारा के संत थे और उनका जन्म श्री गोवर्धनपुर वाराणसी में हुआ था। तो हमारा सही है। उनके द्वारा रचित 41 पद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इसको किसने रचना किया था? अर्जुन देव ने। अर्जुन देव। उन्होंने बिना किसी दुख व असमानता वाले समाज की कल्पना की थी, जिसे उन्होंने बेगमपुरा कहा है। ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किए गए प्रावधानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक, तो इसका है, इसके द्वारा केंद्र तथा राज्यों में मंत्रियों की कुल संख्या निचले सदन के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये गलत है। छोटे राज्यों में मुख्यमंत्रियों सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 निश्चित की गई है। ये भी गलत है। सॉरी, यहाँ थोड़ा गलती हो गया। इसके तहत केंद्र तथा राज्यों में मंत्रियों की कुल संख्या निचले सदन के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये सही कथन है। छोटे राज्यों में मुख्यमंत्रियों सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 निश्चित की गई है। ये भी सही है। इसके तहत दल बदल के आधार पर आयोग के घोषित सदस्य को मंत्री पद हेतु आयोग माना जाएगा। ये भी सही। हमारा तीनों कथन सही है। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एनटीए भारतीय राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। गलत। इसकी स्थापना 2017 में भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 8 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित विश्व की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रेणियों में से एक है। ये सही है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में स्थित है और कितना था? 1722 मीटर समथिंग था। ठीक, इसको भी याद रखेंगे। इसका विस्तार केवल राजस्थान और गुजरात, 2 राज्यों तक ही सीमित है। नहीं, राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपका जो है हरियाणा में भी आ जाएगा और कुछ इसका दिल्ली का भी हिस्सा में पड़ता है। तो 3 गलत है, 1 और 2 सही है। तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? ठीक है, तो 10 का बी, व्यापक पुलिस सुधार और पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है, आप आंसर देख लीजिए। और हम लोग आज क्या करते हैं, आज से हम लोग नया इनोवेशन करते हैं। हम लोग डेली 5-5 जो है सैन्य अभ्यास देख लेते हैं, क्योंकि सैन्य अभ्यास पूछता ही है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग टाइगर क्लॉ। ठीक है, टाइगर क्लॉ ये कब हुआ था? 2025 में। ठीक, मई जून, इसका बात रखिए, मई और जून 2025 में हुआ था। किसके किसके विरुद्ध हुआ था ये? जहाँ पे टाइगर आपका मिलेगा ना, टाइगर भारत और अमेरिका रखिएगा, भारत और अमेरिका। ठीक है, और ये वायुसेना का था। किसका था? वायुसेना का। वायुसेना का। ये हुआ कहाँ था? इसको याद रखेंगे। तो बागपत उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि कहाँ पे हुआ था। तो बागपत उत्तर प्रदेश में। ये आपका पहला हो गया। ठीक है, दूसरा अगर देखें, कोशिश करें कि यहीं पे आप याद कर लें इस चीज़ को, बागपत टाइगर क्लो। दूसरा आप देखते हैं नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट। ठीक, और ये कब हुआ था? ये भी मई जून में हुआ था, डॉट लगा दे रहे हैं। और ये भारत और मंगोलिया के बीच हुआ था। ठीक है, भारत मंगोलिया। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था उलान बटोर, मंगोलिया में। उलान
बटोर मंगोलिया। ठीक, तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। तीसरा है शक्ति अभ्यास। शक्ति अभ्यास, शक्ति अभ्यास है और ये जून जुलाई 2025 में हुआ था। जून जुलाई 2025 और ये आपका कहाँ हुआ था? भारत और फ्रांस, भारत एंड फ्रांस। ठीक है, और ये आपका क्या? थल सेना। क्या है? थल सेना। और ये हुआ कहाँ था? और ये आपका जो हुआ था ये फ्रांस में हुआ था। ठीक है, देखिए शक्ति अभ्यास को कैसे याद करना है। शक्ति यानी पावर, ज़्यादा पावर दिखाइएगा तो फ्रांस यानी फंस जाइएगा, इसे याद रख लीजिए। तो भारत और फ्रांस। फिर है 4 नंबर का जा माता तटरक्षक अभ्यास। जा माता तटरक्षक अभ्यास। अभ्यास और ये कब हुआ था आपका? जुलाई 2025 में। जुलाई 2025। ठीक है, और ये भारत और जापान के बीच हुआ था। भारत एंड जापान। और ये नौसेना है। ये किसका है? नौसेना का। नौसेना का है और ये हुआ कहाँ था? चेन्नई में। तो इसको कैसे याद रखिएगा? ये देखिए यहाँ जा है तो जा से याद रखिए जापान। और हम माता हम लोग कहाँ बोलते हैं? माता भारत में बोला जाता है माँ को, तो भारत और जापान। ठीक है, ये जुलाई 2025 में ये नौसेना का था और चेन्नई। ठीक है, जब ये ऐसा याद रख लीजिए, जब माँ चली जाती है, जा माता माँ चली जाती है तो हम लोग को चेन नहीं मिलता है, तो चेन्नई। ठीक, एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर को। यह है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त। ठीक है, 2025, जुलाई अगस्त 2025 में। और ये भारत और सिंगापुर में हुआ था। भारत एंड सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ था और ये थल सेना का है। किसका है? थल सेना का। भारत थल सेना का है। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था? बोल्ट भारत सिंगापुर का होता थल सेना, ये जोधपुर राजस्थान में हुआ था। जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान। तो इसको याद रखिए बोल्ड। जैसे जितना भी सिंगर लोग होता है वो बोल्ड आवाज़ में गाता है, तो बोल्ड है सिंगापुर और ये थल सेना है। ठीक है, कुरुक्षेत्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र आपका हरियाणा, हरियाणा में तो थल सेना हो गया। और जोधपुर राजस्थान याद रख लेंगे। तो हम लोग डेली करके इसे 5-5 सैन्य अभ्यास करके इसको सैन्य अभ्यास को हम लोग यहीं पे क्लासरूम में याद कर लेंगे। तो ये भी हम लोग का यहाँ पे सैन्य अभ्यास धीरे धीरे हम लोग का खत्म होते चला जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही जो याद करने वाला टॉपिक है ऐसे ही हम लोग 5-5 करके डेली बेसिस पर याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे, तब तक के लिए जय हिंद।